नमस्कार, मेरा नाम है सूर्या त्रिपाठी और इस वक्त सबसे ज्यादा मुद्दा है उपराष्ट्रपति चुनाव का। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक यानी कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं कृष्ण मोहन शर्मा जी, नेशनल अफेयर्स एडिटर। बहुत स्वागत पहले तो सर। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि घटनाक्रम जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ इसकी शुरुआत होती है। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है कि एक रहस्य है, रहस्य के आगे कहानी आगे बढ़ती चली गई। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना दिया गया, बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने मैदान में उतार दिया। अब इस कहानी को आप कहां पर देख पा रहे हैं? ये लड़ाई अब साउथ वर्सेस साउथ की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ विपक्ष बहुत पीछे है। उम्मीदवार का उतारना किस तरीके की रणनीति विपक्ष की है? विपक्ष की रणनीति सीधे तौर पे ये है कि जिस तरीके से तमिलनाडु से उम्मीदवार उतार के बीजेपी ने यूपीए को खड़ा कर दिया कटघरे में कि स्टालिन वोट किधर करेंगे। स्टालिन को वोट अगर वो राधाकृष्णन को नहीं करते हैं, सीपी राधाकृष्णन को, तो वहाँ पे लोगों में ये मैसेज जाएगा कि उनके प्रदेश का सबसे एक सर्वाधिक उच्च पोस्ट पे एक जा रहा है व्यक्ति, राष्ट्रपति के बाद नीचे सबसे वाला दूसरा पोस्ट है, उस पे स्टालिन ने वोट नहीं किया। तो एक तरीके से असहज स्थिति थी स्टालिन के लिए, यूपीए गठबंधन के लिए। जी, अब यूपीए गठबंधन ने जैसे को तैसा करके उन्होंने एक आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार उतार दिया, सुदर्शन रेड्डी को। अब उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू को कटघरे में खड़ा कर दिया कि अगर अब चंद्रबाबू नायडू वोट नहीं देते हैं जी, तो मैसेज ये जाएगा कि उनके प्रदेश से कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसदों ने वोट नहीं दिया, इसलिए वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के घटक दल हैं और चंद्रबाबू नायडू ये कह सकते हैं कि मुझे ये पता था कि संख्या बल के आधार पे सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे जी, इसलिए हम अपने प्रदेश के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके वोट को बर्बाद क्यों करें। तो एक तरीके से जो आपने सवाल किया कि साउथ, भारतीय जनता पार्टी नॉर्दर्न इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि पिछले चुनाव में थोड़ा सा प्रदर्शन खराब रहा, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से साउथ में एंट्री की जाए और एंट्री करके वहाँ पे स्थिति ऐसी बनाई जाए कि नॉर्थ की जो कमी है उसकी भरपाई हम साउथ से करें, और अगर कभी साउथ की भरपाई करनी हो तो हम नॉर्थ से करें। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, तेलंगाना में प्रवेश कर चुकी है, कर्नाटका में उनकी सरकार रह चुकी है, उनके सांसदों की संख्या अच्छी है। उसके बाद आप चले तो केरल में उनके एक सांसद हैं, तमिलनाडु में भी उनका एआईडीएमके से गठबंधन है जी, उसके बाद उड़ीसा में उनकी अपनी सरकार है, केरल की बात हम कर चुके हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को वहाँ पे विस्तारित करना चाहती है कि एक तरीके से साउथ में बड़ा फैक्टर है, साउथ में भी लोगों को 142 के करीब सीट है, अगर पूरे साउथ के बेल्ट को रखें तो 142 सीटें हैं। 142 में से मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 30-40 सीटें हैं जी, उसको किसी भी तरीके से अगर बढ़ा के वो 50 या 55 या 60 गठबंधन के साथ ही कर लेते हैं तो उनकी सरकार 2029 में भी स्थिर हो जाती है। तो ये बहुत दूर का खेल है। और ये बात सिर्फ ये नहीं होता है कि ये सिम्बॉलिक है, लोग रिलेट करते हैं। रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है और वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो उसका केंद्र की राजनीति पे असर पड़ेगा। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो विपक्ष ने जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया, अलग अलग बयान सामने आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि विपक्ष से हम बातचीत करेंगे, विपक्ष से ये समझने की कोशिश करेंगे कि शायद कहीं हमारे उम्मीदवार को ही समर्थन दिया जाए। नंबर गेम में बहुत पीछे, नंबर गेम की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह आप बहुत पीछे हैं। लेकिन इन सब के बीच भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाना है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, विपक्ष का उम्मीदवार इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि जब राज्यसभा में वोटिंग होती है तो वहाँ पे व्हिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो क्या पता कि जो लोग घटक दल उनसे नाराज़ हैं या जो उनके पार्टी के लोग अंदर ही नाराज़ हैं वो वहाँ पे जाके उनकी क्रॉस वोटिंग करते, क्रॉस वोटिंग करके सीपी राधाकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को ही जिता दें वहाँ पे। तो बीजेपी को एक तरीके से मोरल मात देने के लिए अगर 5 आदमी भी क्रॉस वोटिंग कर देता है तो एक ये नैरेटिव सेट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों का अब विश्वास नहीं रहा, नाराजगी। जैसे एक छोटा सा इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक छोटा सा इलेक्शन हुआ, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी और
संजीव बालियान आपस में चुनाव लड़ रहे थे, राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए चुनाव, तो मैसेज ये गया था कि सरकार हार गई, क्योंकि सरकार एक तरीके से नोशन देकर संजीव बालियान के साथ थी, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए क्योंकि विपक्ष के लोगों ने उनको वोट दे दिया। तो पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि क्या पता क्रॉस वोटिंग है नहीं, सुदर्शन रेड्डी के नाम पे कुछ लोग उधर से, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या YSRP है, वो है, तमाम घटक दल को लोग हैं, अगर उधर वोट कर दें तो जीत जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मान के चलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने पाना है। मुझे जो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार है जी, उनकी जितनी अभी संख्या है उससे 10 सीटें ज़्यादा मिलेंगी, 10 कम से कम वोट ज़्यादा मिलेगा इस गठबंधन को। अब कौन टूटेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमारी सूत्र और हमारी जानकारी जो है उसके हिसाब से स्टालिन के लोग ही वोट देंगे CP राधाकृष्णन को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कृष्ण मोहन जी ने। कृष्ण मोहन जी, एक और चीज मैं आपसे समझने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। CP राधाकृष्णन की व्यक्तित्व पर आप आते हैं, अगर राजनीतिक सफर की बात करते हैं तो एक तीर से बीजेपी ने, NDA ने कई निशान लगाए हैं। संगठन का अनुभव है, सांसद रहे, राज्यपाल, एक लंबा अनुभव, ये बहुत अलग तरीके का गणित बताता है राजनीति में। क्या ये बताने और जताने की भारतीय जनता पार्टी ने, NDA ने कोशिश की है कि किसी भी कोने से हम किसी भी पद पर किसी भी शख्स को बैठा सकते हैं, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए? आज की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से OBC के आसपास पोलराइज्ड हो गई है। अब ये आप भूल जाइए कि शुक्ला है, शर्मा है, तिवारी हैं, तो आपको कोई प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। आपका वोट BJP को भी चाहिए, आपका वोट कांग्रेस को भी चाहिए, लेकिन वो जो अहम पद है, जो पोस्ट है, वो उसी को देंगे जो OBC, दलित या कहीं और से आएगा, जो उनका मेजर चंक वोट बैंक है। तो यहाँ पे इनके फैक्टर देखिए, एक तो CP राधाकृष्णन OBC हैं, दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तीसरे ये एक स्वयंसेवक हैं, और चौथे कि एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। तो BJP के चारों, और साउथ इंडियन है, तो 5 क्राइटेरिया पे ये फिट हो गया, इसलिए इनको बना दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो सवर्ण है, सवर्ण में जितने वो पंडित, तिवारी, कायस्थ, राजपूत, वो अब ये मान के चले कि आप आने वाले समय में सिर्फ आप वोट देने के लिए रह गए हैं। आपके वोट से वो अपनी संख्या तो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देने की बात होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट चुन के लाएंगे, दलित चुन के लाएंगे, OBC चुन के लाएंगे, या जिसको कोई कहीं नहीं जान रहा होगा उसको ला के आपके माथे पर बिठा देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सवर्णों का वोट चाहिए, लेकिन हम आपको आपका अधिकार नहीं। आपने तो ये वही महत्वपूर्ण बात की कि दलित मायावती के हैं, लेकिन वोट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। और जब आंकड़े जो निकलकर सामने आए कि प्रधानमंत्री आवास जिन दलितों को मिला, वो मायावती के भक्त नहीं है, वो भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी के। और ये बाकायदा जब बहुत महत्वपूर्ण नतीजे आए तो उसमें एक एक सीट का अगर आप आकलन करेंगे तो ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, मुझे एक चीज़ बताइए ना, टैक्स कौन देता है? आप देते हैं, मैं देता हूँ, सैलरी क्लास देता है। घर किसको मिलता है? जो निर्धन है। राशन किसको मिलता है? जो निर्धन है। उसमें कौन है? उसमें मुस्लिम है, OBC है, दलित है। आप हमें बता दीजिए कि आपके जानने वाले कोई पंडित को घर मिला हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा ना, कम संख्या 1% भी नहीं है। दरअसल जो भारत में जो अगला एक तरीके से क्रांति होने वाली है, या जो युद्ध होने वाला है, वो OBC है, वो अब यही होने वाला है कि सवर्ण वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा आपने कर दिया। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आपने ये तय कर दिया कि आपका वोट तो हमें चाहिए, पंडितों का, राजपूत का, लाला का, कायस्थ का, बनिया का, हमको वोट तो चाहिए। लेकिन जब प्लम पोस्ट की बात आएगी तो हम कहेंगे कि OBC को बनाइए, दलित को बनाइए, जो उनके लिए वोट बैंक में फिट होते हैं उनको बनाइए। तो एक तरीके से ये राजनीति है OBC को खुश करने की, साउथ इंडियंस को खुश करने की, संघ को खुश करने की। उससे जो एक मेजर चंक, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो इसमें बड़े कास्ट के, जो अगड़ा बढ़ के लोग जो मोदी को लगातार वोट देते रहे, आखिर मैं चलते चलते कहूँगा कि आखिर कांग्रेस से पंडित, ठाकुर, लाला क्यों छिटके? इसलिए छिटके क्योंकि आप वोट इनका लेते थे और पॉलिटिक्स आप मुसलमान की करते थे, पॉलिटिक्स आप दलितों की करते थे। तो ये अगड़े जो हैं उनसे छिटक गए। मुसलमानों को लगा कि इसका कोई भविष्य नहीं है, तो वो छिटक गए, कोई लालू के साथ चला गया, कोई अखिलेश के साथ चला गया। वही गलती BJP बार बार कर रही है कि वोट इनको चाहिए, अगड़ों का वोट चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स करेंगे OBC की, ये पॉलिटिक्स करेंगे दलित की, ये पॉलिटिक्स करेंगे माइनॉरिटी की, पसमिंदा की पॉलिटिक्स करेंगे, ये बात करेंगे आदिवासी की। तो सवाल ये है कि सवर्ण कहाँ जाए?
सवर्ण। तो ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी पे, संघ पे, नरेंद्र मोदी जी पे, अमित शाह जी पर कि आपका प्रेरोगेटिव है, आप किसको बनाएंगे, आप किसी को भी बना सकते हैं, उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सवर्णों का जो अधिकार मेरे है, मन में भी कृष्णमोहन जी सवाल यही उठ रहा था जो आपने कहा कि सवर्ण कहाँ जाए। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया अभी बातों में, बात सीपी राधाकृष्णन की कर रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी की कर रहे हैं, लेकिन जब बात निकली है तो और जातिगत आंकड़ों की बात इसमें निकल कर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और 37 सांसदों की मौजूदगी के बाद, क्या आपको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रहा है और शायद इसीलिए जो दो बातें आपसे पूरे चर्चा में निकल कर सामने आई कि वही गलती कांग्रेस ने की और वही भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चल रही है और उसी राह पर समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है? समाजवादी पार्टी कुछ भी करके आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि लोग आज भी राम जन्मभूमि नहीं भूलते। जब राम जन्मभूमि पे जब कार सेवा हो रही थी तो इनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी और सैकड़ों अपने जो सवर्ण थे या जो कार सेवा राम भक्त थे वो मार दिए गए थे और सरयू में उनके कमर में पत्थर बांध के उनको डाल दिया गया था। उसके बाद जब 5 साल अखिलेश की सरकार रही तो करप्शन का क्या हाल रहा। उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो माइनॉरिटी के लोग थे उन्होंने किस तरीके से आतंक फैलाया पूरे उत्तर प्रदेश में जी। एक तरीके से वहाँ पे जो उनके बिरादरी के लोग हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं और माइनॉरिटी के लोगों ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर सवर्णों की स्थिति ये हो गई थी कि इनको प्रदेश निकाला कर दो। तो गलतियां लोकतंत्र में जनता करती है, जनता ही सुधारती है। तो 40 की सीट आज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज अगर आप चुनाव करा दीजिए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन जो है फिर दहाई क्रॉस नहीं कर पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कृष्णमोहन झा जी ने कही है कि ओबीसी के इर्द गिर्द इस वक्त वर्तमान राजनीति है। पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की वक्त इस वक्त राजनीति चल रही है और इसी राजनीति के इर्द गिर्द ये उपराष्ट्रपति चुनाव इस वक्त घूम रहा है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन झा जी, आपने बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाने की कोशिश की और एक बहुत अलग जातिगत फैक्टर को समझाने की कोशिश की है कृष्णमोहन जी ने। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।